यहीं से इस केस को एक नया मोड़ दिया गया। पुलिस ने बताया कि थोड़ी सी सख्ती करने पर संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद न्यूज़ में हर जगह संजय रॉय और उसके पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में खबर आने लगी। यानी कि सारा का सारा केस संजय रॉय के इर्द गिर्द घुमा दिया गया। संजय रॉय बंगाल पुलिस में एक सिविक वॉलेंटियर की तरह काम करता था। बंगाल में सिविक वॉलेंटियर का अपॉइंटमेंट अपर पुलिस ऑफिशियल की मदद करने के लिए किया जाता है और उनकी ड्यूटी मेजरली हॉस्पिटल्स और ट्रैफिक कंट्रोल जैसी जगह पर लगाई जाती है ताकि सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की मदद कर सके। यही वजह थी कि संजय रॉय आरजीकर हॉस्पिटल में बिना किसी रोक टोक के आया जाया करता था। वहाँ के मेडिकल स्टाफ ने बताया कि वो हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करने, उन्हें बेड दिलवाने के नाम पर दलाली का काम करता था और लोगों से कमीशन खाया करता था। भवानीपुर का रहने वाला संजय रॉय अपने मोहल्ले में भी बदनाम था। ये खुद को पुलिस फोर्स में बताता था और इसी नाम पर लोगों पर धौंस जमाता था। कभी नौकरी दिलाने के नाम पर तो कभी कोई काम करवाने के नाम पर लाखों रुपए इन लोगों से ठगता था। यहाँ तक कि उसने अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था। संजय के पड़ोसियों ने बताया कि उसने 4 शादियां की थी, जिसमें से उसकी पहली 3 बीवियां उसके अब्यूसिव बिहेवियर के चलते उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी चौथी वाइफ की लास्ट ईयर कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। संजय रॉय ब्लू फिल्म्स और शराब का एडिक्ट था। पुलिस ने बताया कि इस वारदात से पहले संजय रॉय अपने एक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया कालीघाट और सोवा बाजार गया था। इसके बाद दोनों आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती एक जानने वाले मरीज को देखने गए। संजय ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद ये फिर से रेड लाइट एरिया सोवा बाजार गए। यहाँ उसने फिर से शराब पी और एक बार फिर दोबारा संजय रॉय आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसने लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वो हॉस्पिटल से निकला और सॉल्ट लेक के पास ही पुलिस बैरक में जाकर सो गया। मतलब जो इंसान पुलिस में है भी नहीं, उसके बाद भी वो पुलिस बैरक में जाकर सो जाता है और पुलिस को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन को वेरीफाई किया तो उन्होंने पाया कि पहली बार ये रात 11 बजे हॉस्पिटल आया और 11:30 बजे यहाँ से निकल गया। इसके बाद ये दोबारा सुबह 3:50 पर हॉस्पिटल आया और करीब 4:30 बजे वहाँ से निकल गया। कोलकाता पुलिस ने सारे एविडेंसेस के आधार पर संजय रॉय को ही एकमात्र मुजरिम मानकर अरेस्ट कर लिया। 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया था। कोलकाता पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस मैटर को पूरी तरीके से सुलझा लिया है और ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है एंड एट लास्ट विक्टिम को न्याय भी मिल जाएगा। लेकिन किस्सा यही नहीं रुकने वाला था, क्योंकि इस केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा था, जो हर दिन एक नया सवाल खड़ा कर रहा था, जिसका जवाब ना तो कोलकाता पुलिस के पास था और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास। संजय रॉय के अरेस्ट के बाद और डॉक्टर नीलिमा की इंक्वेस्ट रिपोर्ट आने के बाद प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ गए, क्योंकि इस रिपोर्ट ने लेडी डॉक्टर के साथ हुई ब्रुटैलिटी को एक्सपोज कर दिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विक्टिम की आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। गर्दन, चेहरा और नाखून में बुरी तरीके से चोट लगी थी। लेफ्ट लेग, बेली, एंकल और होठों पर भी गहरी चोटें आई थी। इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर के डॉक्टर इंसाफ की मांग करते हुए प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए। जिस दरिंदगी के साथ डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था, वो कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट की वजह से सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा था, फिर भी सरकार की शर्मनाक हरकतें नहीं रुकी। प्रोटेस्ट में उतरे जूनियर डॉक्टर्स को धमकियां मिलने लगी। इस प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए डॉक्टर्स को डराया धमकाया गया। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई ऑटोप्सी किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए डायरेक्ट जजमेंट पास कर दी कि लेडी डॉक्टर को साइकोसिस नाम की मेंटल इलनेस थी, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। प्रिंसिपल को इतनी जल्दी ये शब्द देने की क्या जरूरत थी? मामला जब बिगड़ने लगा तो इन सब से बचने के लिए एक और ड्रामा रचा गया। प्रिंसिपल संदीप घोष ने पहले तो ये कहते हुए रिजाइन कर दिया कि उन्हें सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है और कहा कि डॉक्टर नीलिमा तो उनकी बेटी जैसी थी। लेकिन यह सिर्फ एक दिन का नाटक था, क्योंकि अगले दिन संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक्स मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने बताया कि संदीप घोष एक निहायती घटिया और करप्ट आदमी है। इनके डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। ऐसे में इनके लिए एविडेंसेस मिटाना बहुत आसान है। कहा जा रहा है कि संजय रॉय तो सिर्फ एक चेहरा है जो असली मुजरिमों को बचाने के लिए सामने लाया गया है। या तो सभी कातिलों का गहरा पॉलिटिकल कनेक्शन है या फिर ये लोग इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड वाली फैमिली से आते हैं। मेन बात ये है कि जिस टाइप की इंजरीज डॉक्टर को हुई थी, उससे साफ हो गया था कि उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश जरूर की होगी। ऐसे में सामने वाले के शरीर में भी तो कुछ चोट आई होगी, लेकिन संजय रॉय की बॉडी में चोट तो दूर, एक खरोश तक नहीं आई थी। संजय रॉय का पकड़ा जाना मानो एक मूवी स्क्रिप्ट जैसा है। क्राइम सीन पर खुले में एविडेंस मिल जाना, क्रिमिनल का ऐसा क्राइम करने के बाद ना सिर्फ शहर में रहना बल्कि आराम से जाकर सो जाना,
इस केस में हजारों खामियां सामने नजर आ रही हैं। सबूत आंखों के सामने हैं और उसके बाद भी पुलिस इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है और इस केस को दबाने के लिए पूरे तरीके से अपना जोर लगा रही है। सरकार भी इसमें मिली हुई है। वारदात वाली रात डॉक्टर के साथ 4 और जूनियर डॉक्टर थे। फ्लोर पर कुछ और लोग भी थे जो सीसीटीवी में नजर आए। लेकिन संजय रॉय के अलावा क्या किसी और का डीएनए सैंपल लिया गया? क्या क्राइम सीन पर मौजूद एविडेंसेस को पुलिस ने कलेक्ट करके सभी सस्पेक्ट से मैच करवाया? तो नहीं। 35 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, लेकिन प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान आज तक रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया? आखिर इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे शख्स का हाथ होने की संभावना को पुलिस ने खुद से कैसे इग्नोर कर दिया? ये बहुत ज़रूरी है कि प्रिंसिपल की भी कॉल डिटेल्स और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिशा में ये केस जा रहा है ना, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जनता को भी ये साफ नजर आ रहा है कि इस केस में कितने लूप होल्स हैं। पुलिस जो भी कर रही है ये सब अंदाजे के तौर पर कर रही है। आखिर कैसे मान ले कि एविडेंसेस से भी छेड़छाड़ नहीं की गई होगी? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि संजय रॉय के अलावा और भी लोग उस हॉल में गए थे? कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जिस हैवानियत से डॉक्टर नीलिमा गुजरी हैं, ऐसे में क्या उनकी चीखें और शोर किसी को सुनाई नहीं दिया होगा? हॉस्पिटल में तो वैसे भी आवाज़ गूंजती है, ऊपर से जिस टाइम ये हैवानियत हुई थी वो तो सुबह के 4 बजे का टाइम था। ऐसे में जरा सा भी शोर दूर दूर तक सुनाई दे जाता है। इससे ये और क्लियर है कि वहाँ और भी लोग मौजूद थे। अब अगर हम पुलिस की थ्योरी को माने तो उनके हिसाब से इस अपराध में एक ही अपराधी शामिल है। तो क्या नशे की हालत में उसने लेडी डॉक्टर को इस तरह कंट्रोल कर लिया होगा कि वो शोर तक नहीं मचा पाए? ये तो तभी पॉसिबल है जब इसमें और भी लोग शामिल हो, जिन्होंने या तो लेडी डॉक्टर का मुंह किसी चीज से बांध दिया होगा या फिर इस तरीके से हमला किया होगा कि उनकी चीखों को दबाया जा सके। अगर किसी को भी ये सब मात्र एक थ्योरी लग रही है तो अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी की स्टेटमेंट की, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये साफ कह दिया है कि इस अपराध के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ है। The amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. उन्होंने बताया कि मर्डर से पहले विक्टिम को सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। जब बॉडी मिली तो दोनों पैर 90 डिग्री एंगल पर थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पेल्विक गर्डल और कोलर बोन के तोड़े जाने का जिक्र है। डॉक्टर का कहना है कि इस हिस्से को तोड़ना एक नशे में धुत आदमी के बस की बात नहीं है। आंखों से जो खून निकल रहा था ये लेडी डॉक्टर के चश्मे के टूटे हुए ग्लास के टुकड़े थे जो आंखों में घुस गए थे। उनके मुंह को इस तरह पकड़ा गया था ताकि ये चिल्लाए ना, और मुंह को दीवार से रगीटा गया था। साथ ही प्राइवेट पार्ट में भी गहरे घाव मिले हैं। चेहरे पर मिले स्क्रैचेस और सेमिनार हॉल के फटे पर्दे ये बयां करते हैं कि लेडी डॉक्टर ने उन हैवानों से अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गला घुटने की वजह से थायराइड कार्टिलेज के टूट जाने के चलते उनकी जान चली गई। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अपने आखिरी पलों में उन्हें कितने दर्द से गुजरना पड़ा होगा। अगर लेडी डॉक्टर ने फाइट बैक किया तो थोड़ी बहुत चोट तो उन आरोपियों के शरीर में भी आई होंगी। तो फिर पुलिस ने सस्पेक्ट की बॉडी का कंप्लीट फिजिकल चेकअप क्यों नहीं कराया? यहाँ तक ये बात साफ हो गई थी कि संजय रॉय के साथ साथ और लोग भी शामिल हैं, या फिर किसी और को बचाने के लिए संजय रॉय का बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की जनता जान चुकी है कि असली कातिलों को बचाने के लिए पुलिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार में बैठे भ्रष्ट लोग अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इनफैक्ट हाईकोर्ट तक ने कोलकाता पुलिस के वर्क एथिक्स पर संदेह दिखाते हुए मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सीबीआई के पास केस पहुंचने पर हड़कंप मच गया और सीबीआई के पहुंचने से पहले सबूत को नष्ट करने की कोशिश चालू हो चुकी थी, क्योंकि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर अगले ही दिन सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन का काम चालू कर दिया गया और पुलिस भी वहीं बैठी हुई है। आमतौर पर देखा जाए तो किसी भी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है, तो ये जानते हुए भी कितना बड़ा क्राइम हुआ है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू करने की परमिशन किसने दी? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सारे एविडेंसेस को खत्म किया जा सके? और जब इतना करने पर भी दिल नहीं भरा तो फिर ट्रक भर गुंडे भेजकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस कदर आतंक मचाया कि ना सिर्फ सीबीआई के हाथ लगने से पहले सारे सबूत मिटाए जा सके, बल्कि धरने पर बैठे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के अंदर दहशत फैलाई जा सके। ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि कैसे एक पूरे महकमा, पूरा सरकारी तंत्र इस साजिश को छुपाने के लिए खुलेआम नए नए हथकंडे अपनाने लगा है। इस केस को शुरू से ही दबाने की प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा था कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को ये केस सौंपना,
क्योंकि विनीत कुमार गोयल पर साल 2013 में एक गैंगरेप केस में लापरवाही और कल्प्रिट से मिलीभगत का आरोप लगा था और ये बात खुद कोर्ट में मेंशन की गई थी। person who is responsible for the Kamti murder because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. Same modus operandi by this Vineet Goyal. My lord, he needs to go. कोलकाता में ना सिर्फ न्याय का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है बल्कि सरकार की गुंडागर्दी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आता लोग ममता बनर्जी को क्या सोचकर वोट देते हैं, क्योंकि इनकी गंदी राजनीति से कोई भी अनजान नहीं है। ममता का खेला होबे आज तक खत्म नहीं हो रहा है और इसी के चलते कातिलों को पनाह मिल रही है। इस कॉलेज और हॉस्पिटल से रिलेटेड आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता लगा है कि कॉलेज में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चलता था और इस नेक्सस में 2 इंटर्न्स के साथ प्रिंसिपल संदीप घोष भी हेविली इन्वॉल्व है। बच्चों से पैसे लेकर उन्हें पास किया जाता था। जब डॉक्टर नीलिमा को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और प्रिंसिपल और एचओडी को भी इन्फॉर्म किया। जब किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की वार्निंग दी थी। इसके बाद डॉक्टर नीलिमा को डराने के लिए सबसे पहले उनकी स्कूटी तोड़ दी गई और जानबूझकर उनकी 36 घंटे की ड्यूटी लगाई गई ताकि ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जा सके। लेकिन डॉक्टर नीलिमा ने इन सब चीज़ों का डटकर सामना किया और ये डरी नहीं। इसी के चलते डॉक्टर नीलिमा की जान ले ली गई ताकि दुनिया के सामने इस कॉलेज की असलियत ना आ सके। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इतिहास बहुत बड़ा है। 1999 से लेकर आज तक जब भी किसी स्टूडेंट ने कॉलेज में चल रहे सेक्स एंड ड्रग रैकेट्स को एक्सपोज करने की कोशिश की है तो उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया और उनकी मौत को बड़ी सफाई से खुदकुशी का नाम दे दिया गया। इनकी इतिहास के पन्नों से एक केस है डॉक्टर सुमित्रा का। साल 2001 में डॉक्टर सुमित्रा ने भी इस रैकेट को लेकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन इनको भी मार दिया गया। कॉलेज में सभी लोगों को इस बात का पता था कि इस कॉलेज में कुछ तो गलत चल रहा है, लेकिन सिर्फ सुमित्रा ने ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत की। लेकिन इसका नतीजा यही हुआ जैसा आज हम देख रहे हैं। 25 अगस्त 2001 को सुमित्रा अपने रूम में डेड पाई गई और पुलिस ने बड़ी सफाई से इसे खुदकुशी बताते हुए केस को क्लोज कर दिया। सवाल ये उठता है कि इतने सालों में आज तक जिन जिन लोगों ने इस रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश की उन्हें मार दिया गया, और क्या पुलिस को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी? कोलकाता की पूरी पुलिस इसमें जुड़ी हुई है। पावर में बैठे बड़े बड़े आका इस पूरे खेल को चला रहे हैं। तो ऐसे में हमारी न्याय की मांग को कौन सुनेगा? क्या डॉक्टर नीलिमा को न्याय मिल पाएगा? आखिर महिलाएं सुरक्षित कब होंगी? एक डॉक्टर जो दूसरों की जान की हिफाजत करता है, आखिर उनकी हिफाजत क्यों नहीं की गई? इस केस को और कितना लंबा खींचा जाएगा? क्या ये केस सॉल्व हो पाएगा या और केसेस की तरह इस केस को भी दबा दिया जाएगा? क्या ये इंसाफ की मांग की आग सिर्फ थोड़े टाइम तक जलती रहेगी? तो मेरी हर एक इंसान से ये गुजारिश है कि जब तक डॉक्टर नीलिमा को इंसाफ नहीं मिलता तब तक अपने अंदर की आग को बुझने मत देना, क्योंकि अगर आज ये करप्ट लोग जीत गए और हम हार गए तो ये केसेस हमेशा के लिए चलते रहेंगे, क्योंकि ना ये पहले रुके थे, ना आज, और ना ये कभी रुकने वाले। अगर सरकार ने जल्द से जल्द इन क्राइम को होने से नहीं रोका तो हमारे देश में क्राइम और बढ़ते जाएंगे। सरकार को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल लाने चाहिए, क्योंकि जब तक इन क्रिमिनल्स को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी लोगों की आंखें नहीं खुलने वाली। तो सब मिलकर न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहिए और कोलकाता की लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाइए। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और इस पूरे केस को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।